दो बहुत खास दोस्त होते हैं, एक का नाम सोनू होता है और दूसरे का नाम गोपाल होता है। गोपाल और सोनू दोनों मिलकर के सब्जी बेचा करते थे। सब्जी बेचते बेचते गांव गांव गली गली जब वो जाते थे तो एक दिन एक महिला उनके पास आती है। सब्जी का मेल भाव करने लगती है। सब्जी का मोल भाव करते करते फिर पूछने लगती है कि भैया, ये सब्जी बहुत महंगी लगा रहे हो, थोड़ी सस्ती लगा दो। इस तरीके की जब बातचीत करती है तो बातचीत का सिलसिला लगभग 1.5 से 2 मिनट तक चलता रहता है। महिला सब्जी खरीदती है और आराम से यहाँ से चली जाती है। तभी गोपाल अपने दोस्त को देखता रह जाता है और देखते देखते कहता है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि ये महिला तुम्हारी पत्नी की तरह दिखाई दे रही है। उसी की तरह बात करती है, उसी की तरह मोल भाव करती है। ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम्हारी पत्नी हो। सोनू ने ये बात सुनी और बात सुनने के बाद उसे एकदम बिल्कुल अनदेखा कर दिया, जैसे कि कोई बात ही नहीं हुई। तभी गोपाल कहता है कि मैं तुमसे कुछ बात कर रहा हूँ, तुम ध्यान क्यों नहीं देते हो। फिर सोनू कहता है कि ध्यान मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि 7 साल पहले जिसकी मौत हो चुकी हो, जिसकी मौत के इल्ज़ाम में वो 18 महीने तक सलाखों के पीछे गुजार चुका हूँ और जिसके खुलासे के लिए पुलिस को 15,000 रुपये का इनाम भी दिया गया हो, तो फिर तुम्हारी ये जो बातें हैं ये मनगढ़ंत बातें हैं, मुझे बिल्कुल इस पर विश्वास नहीं है। लेकिन गोपाल अपने दोस्त के पीछे पड़ जाता है और वो कहता है कि हो न हो तुम्हें इस मामले को खुद से देखना चाहिए और तुम्हें क्या हम दोनों को मिल करके इस मामले को देखना चाहिए। आखिरकार उन दोनों दोस्तों ने अब यहाँ से अपने आप से जांच पड़ताल करना शुरू किया और जांच पड़ताल करने के बाद पता चलता है कि जिस महिला से वो बातचीत कर रहे थे वो दरअसल सचमुच उस सोनू की पत्नी ही होती है। अब इसके बाद ये मामला अखबारों के माध्यम से जब लोगों के बीच में पहुंचता है तो न केवल पुलिस की फजीयत होती है बल्कि इस घटना के 2 प्रदेशों में गूंज फैल जाती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार पुलिस इस लेवल तक ऐसा काम करती है कि जिससे क्या किसी की भी जिंदगी एकदम खराब हो सकती है, बर्बाद हो सकती है। और इस कहानी में बिल्कुल ऐसा ही होता है। कई जिंदगियां होती हैं जो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक जिला लगता है ढोसा, और ढोसा जिले में ही मेहंदीपुर बालाजी एक धार्मिक स्थल है। यहाँ पर दूर दराज के लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति होता है जिसका नाम सूरत प्रसाद गुप्ता होता है और उसकी पत्नी उर्मिला देवी होती है और एक उनकी बेटी होती है जिसका नाम आरती होता है। तीनों ही बालाजी में दर्शन करने के लिए जाते हैं। दर्शन करने के बाद वो बाजार में यानी कि मार्केट में घूम रहे होते हैं और घूमते घूमते समाधि वाली गली में मुंबई वाली धर्मशाला के पास पहुंच जाते हैं और उसके ठीक सामने एक धार्मिक किताबों की दुकान हुआ करती थी। तस्वीरों की दुकान होती है वो। उस तस्वीरें वाली दुकान में जब ये लोग पहुंचते हैं तो यहीं पर आरती तस्वीर देखते देखते अलग अलग तस्वीरों के मेल भाव वहाँ पर वो कर रही थी और सामने 2 लड़के खड़े होते हैं जिसका नाम एक गोपाल होता है और दूसरे का नाम सोनू होता है, सोनू सैनी होता है। दरअसल सोनू सैनी ही उसको तस्वीरें दिखा रहा होता है। बातचीत करती है और बातचीत करते करते उन दोनों में कुछ ऐसी बातें चार हो जाती हैं, आंखें चार हो जाती है कि उन दोनों ने कल्पना नहीं करी। जैसे आंखें चार होती है यानी कि दोस्ती हो जाती है। अब दोस्ती कुछ ही पलों में प्यार में बदल जाती है, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। इसके बाद दोनों एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं और नंबर लेने के बाद दोनों बातचीत का सिलसिला शुरू कर देते हैं। लड़की अपने घर वापस आ जाती है, लड़का अपने दुकान पर काम कर रहा होता है। बातचीत का सिलसिला जब लगातार चल रहा होता है तब दोनों ने यहाँ पर फैसला किया कि क्यों ना हम लोग शादी कर लें, क्यों ना हम लोग अपना घर बसाएं। और इसी सब को देखते हुए लड़की एक दिन अचानक ही अपनी माँ, अपने पिता को छोड़ करके चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। और 5 सितंबर 2015 को जब लड़की अचानक से गायब हो जाती है तो उसके माँ और बाप ने उस लड़की को हर जगह तलाश करने की कोशिश की। लेकिन 3 दिन के बाद यानी कि 8 सितंबर 2015 की ये बात है, उस लड़की का अपने ही पिता के पास एक सूचना पहुंचती है। वो कहती है कि बांदी कुई कोर्ट में जाकर के उसने एक सोनू सैनी नाम के लड़के से शादी कर ली है, विवाह कर लिया है। अब वो उसी के साथ रहेगी। उसके गांव का पता वगैरह सब कुछ वो अपने पिता को दे देती है।
और कहती है कि आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होना, मैं इस नई दुनिया में, नई जिंदगी में पूरी तरीके से खुश हूँ। अब ये बात सुनने के बाद उसके पिता ने थोड़ा सा इम्तिनान कर लिया, तसल्ली कर ली, और इसके बाद वो लड़का यानी कि सोनू सैनी अपनी पत्नी आरती को लेकर के अपने घर जाता है और घर जाने के बाद अपने ही परिवार वालों को बता देता है कि मैंने इस लड़की से शादी कर ली है। सब कुछ एकदम ठीक ठाक चल रहा होता है और 8 ही दिन बीते थे यहाँ पर कि 8वें दिन वो लड़की अचानक से वहाँ से लापता हो जाती है, गायब हो जाती है। उसको गांव के हर एक हिस्से में ढूंढा जाता है, तलाश किया जाता है। उस लड़की का कहीं कोई अता पता नहीं चलता है। तभी सोनू सैनी ने अपने ही ससुर को फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद उनसे कहा कि वो 16 सितंबर 2015 से अचानक से लापता हो गई हैं। मैंने उसको हर जगह तलाश करने की कोशिश की। क्या आरती आप लोगों के पास आई है या फिर नहीं? जब उस लड़की के पिता को ये बात पता चलती है तो पिता का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। सूरज प्रताप गुप्ता उर्फ उसकी जो पत्नी होती है उर्मिला देवी, दोनों ही अपने बेटी को तलाश करने की तमाम कोशिशें करते हैं, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं चलता है। तभी सूरज प्रताप गुप्ता अपनी पत्नी को लेकर के वृंदावन के कोतवाली जिला, उत्तर प्रदेश के जिला मथुरा में, वहाँ पर जो एक पुलिस स्टेशन होता है, वहाँ जाकर के कहते हैं कि मेरी बेटी अचानक से लापता हो गई है, उसकी आप लोग तलाश कर दीजिए। पुलिस ने मुकदमा यहाँ दर्ज कर दिया, लेकिन पुलिस ने इस मामले को इतना गंभीरता से नहीं लिया जितना पुलिस को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए था। आखिरकार इस घटनाक्रम को यानी कि उसके बेटी को गायब हुए 6 महीने का समय बीत जाता है और जैसे ही 6 महीने का समय बीतता है उसके बाद वो बुजुर्ग आदमी जिसका नाम सूरज प्रताप गुप्ता होता है, वो अखबार पढ़ रहा होता है और अचानक अखबार पढ़ते पढ़ते उसको एक खबर मिलती है कि उत्तर प्रदेश के जिला मथुरा में एक मुहुर्रा थाना लगता है, वहाँ पर एक लड़की की लाश मिली हुई है। लड़की की उम्र लगभग 32 साल के आसपास रही होगी। तभी वो व्यक्ति सीधा वहाँ थाने पहुँचता है और वहाँ जाने के बाद कहता है कि साहब हो न हो, ये मेरी ही बेटी है। अब उस लड़की की जो लाश मिली थी, उस लाश की कोई शिनाख्त करने वाला, उसकी कोई पहचान करने वाला, उसकी कोई दावेदारी करने वाला उसका कोई पहुंचा नहीं था। और जैसे सूरज गुप्ता पहुंचता है तो पुलिस ने थोड़ी राहत की सांस ली। आखिरकार पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू करी। सीधा पुलिस की टीम मेहंदी बालापुर में जाती है और वहां से सोनू सैनी और उसका दोस्त गोपाल सैनी को हिरासत में ले लेती है, क्योंकि गोपाल सैनी का भी नाम उस एफआईआर में दर्ज किया गया था। पुलिस ने जब इन दोनों को हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद इनसे बातचीत करना शुरू किया कि तुमने कैसे इसको मारा है और क्या वजह रही है। वो शुरुआत में तो वो इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन पुलिस जब अपने तरीके से उनसे पूछताछ करती है तब वो बताने लगते हैं। दरअसल उन दोनों लड़कों को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और उसके बाद एक लड़के यानी कि सोनू के हाथ के नाखून उखाड़ दिए जाते हैं और उसको 3rd डिग्री दी जाती है और उनको उल्टा बांध दिया जाता है। उनकी बहुत ज़्यादा पिटाई हो रही थी। जब पुलिस वाले कहने लगते हैं कि इनका इनकाउंटर कर देते हैं और जब बात इनकाउंटर की आती है तब वो अपना जुल्म कबूल कर लेते हैं और कहते हैं कि साहब हमने ही इसको मारा है, वो आरती ही है। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल में भेज देती है। लगभग 9 महीने यहाँ पर बीत जाते हैं। 9 महीने के बाद गोपाल सैनी की इलाहाबाद कोर्ट से जमानत हो जाती है और सोनू की जमानत के समय में 18 महीने का समय लग जाता है। लेकिन जब दोनों अपने घर वापस लौट करके आते हैं तो घर की स्थिति और परिस्थिति दोनों बिल्कुल ही बदल चुकी थी। दरअसल सोनू जो होता है उसको 4 भाई होते हैं और 1 बहन होती है और उनकी सबकी तो शादी हो चुकी होती है, लेकिन सोनू सैनी जो सबसे छोटा होता है उसकी शादी सबसे आखिर में हुई थी। लेकिन गोपाल जो होता है, गोपाल सैनी के 5 भाई होते हैं और 4 बहनें होती हैं। इसका दूसरा नंबर होता है और दूसरा नंबर होने की वजह से बाकी जो बहन भाई होते हैं इनकी शादी विवाह ये सब कुछ पीछे छूट जाता है। इसका खुद का रिश्ता एक लगा हुआ था। जब इसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था तब इसे 14 दिन के बाद इसकी बारात जानी होती है, लेकिन वो रिश्ता भी यहाँ पर टूट जाता है।
इसके बाद फिर परिवार के लोगों से हर कोई इन लोगों से रिश्ता नाता एकदम से तोड़ देता है। इनसे कोई भी बात नहीं करता, समाज इनका बहिष्कार कर देता है और ये लोग बिल्कुल अलग थलग हो जाते हैं समाज से। इनका जहाँ भी काम चल रहा होता है वो काम भी इनका छूट जाता है। अब ये जहाँ जाते थे एकदम मायूसी हाथ लगती थी, आखिरकार ये करे तो क्या करे, इतने ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। और ऐसे ही करते करते वक्त आगे बढ़ने लगता है और इस घटनाक्रम को लगभग 7 साल का समय बीत जाता है। ये दिसंबर 2022 की बात है। एक दिन ये दुकान पर काम कर रहे होते हैं, तभी एक लड़का आता है और वो लड़का आने के बाद इनसे कहता है, गोपाल सहनी से और सोनू सहनी से, कि यार मुझे ऐसा लगता है कि एक विशाखा गांव लगता है, विशाला, और विशाला गांव में एक महिला है जो उत्तर प्रदेश के उरई चालून की रहने वाली है और हो ना हो वो तुम्हारी पत्नी जैसी दिखाई देती है। जैसे ही गोपाल ने ये बात सुनी, गोपाल ने अपने दोस्त सोनू से कही कि हमें चलकर देखना चाहिए, लेकिन चलकर देखे कैसे, घर में जाए कैसे। इसलिए उन्होंने एक प्लान बनाया कि अगर हमें उस महिला के बारे में पता करना है तो कुछ न कुछ नया करना होगा। इसलिए वो ऊँट के खरीदार बनकर के उस गांव में पहुंच जाते हैं, विशाला में। और वहां जाने के बाद एक व्यक्ति के पास जाते और कहते हैं कि भाई साहब हमें ऊँट खरीदना है। तब ऊँट दिखाने के एवज में महज 500 रुपये उन्हें देने पड़े थे। सिर्फ ऊँट को देखना था, खरीदो या फिर मत खरीदो। वो 500 रुपये दे देते हैं। लेकिन यहाँ से उस लड़की का यानी कि आरती का कोई अता पता नहीं चलता है। अब ऐसी स्थिति में वो ठेले का इंतजाम करते हैं और ठेले पर सब्जियाँ लगाते हैं और सब्जी लगाने के बाद पूरे गांव में घूमते रहते हैं। उनका मेन मकसद यहाँ पर यही था कि जो घर बताया गया था उसी घर के इर्द गिर्द लगातार वो घूम रहे थे। इस बात को यानी कि इस पत्नी को खत्म हुए 7 साल का समय बीत जाता है और जब ये सब्जी का ठेला लगा रहे होते हैं तो इत्तेफाक से आरती ही घर से निकलती है और जब आरती आती है तो उन दोनों को वो पहचान ही नहीं पाती है, क्योंकि उन दोनों ने अपना रूप रंग एकदम पूरी तरीके से बदला हुआ था। भेष बदल करके वो इस तरीके से सब्जी बेच रहे थे। तो उनकी पत्नी यानी कि सोनू की पत्नी आरती जो सब्जी का मोल भाव करती है, तभी मोल भाव करते करते काफ़ी देर हो जाती है। जब यहाँ से वो चले जाते हैं तभी सोनू और गोपाल कहते हैं कि ये तो सचमुच वही आरती है जिसके मौत के इल्ज़ाम में हम लोग जेल जा चुके हैं। तभी वो दोनों यहाँ से सीधा मेहंदीपुर बालाजी पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वहाँ के एसएचओ से बातचीत करते हैं और एसएचओ साहब से कहते हैं अजीत बड़सरा से कि साहब ये जो पत्नी है, मेरी पत्नी, ये फला गांव में रहती है, जीवित है और हम उसके लिए मैं 18 महीने और ये मेरा दोस्त 9 महीने के आसपास जेल में रह करके आया है और हम पर अभी केस चल रहा है। हम रोज़ तारीखों पर जाते हैं और बहुत परेशान हो चुके हैं, आप हमारी मदद कर दीजिए। पुलिस ने जब ये कहानी सुनी तो पुलिस को लग रहा था कि जैसे ये मजाक कर रहे हैं। वो कहते हैं कि बिना सबूत के हम बात नहीं करते। अब ऐसी स्थिति में ये तो इन्हें पता यहाँ पर चल चुका था कि वहाँ पर जो महिला है यानी कि जो आरती है वो आरती है, लेकिन वो आगे कैसे पता करे, इसके लिए उनके दिमाग में एक ख्याल आया। ये एक मित्र बन करके जाते हैं यानी कि सरकारी कर्मचारी बन करके वहाँ पर जाते हैं। इनके हाथ में एक रजिस्टर होता है और रजिस्टर होने के साथ ये उसी घर पर जाते हैं और जाने के बाद उस घर के सदस्य को आवाज़ लगाते हैं और कहते हैं कि हम सरकारी विभाग से आए हैं, सरकार की तरफ से शौचालय की एक योजना आई हुई है और आपको यकीन नहीं होगा, शौचालय बनाने के लिए सरकार आपको 2 लाख रुपए का अनुदान देगी। जैसे ही 2 लाख रुपए का नाम सुनते हैं तो वो कहते हैं कि सबको तो बहुत कम पैसे मिलते हैं, हमें 2 लाख रुपए की बात क्यों करें। तो फिर उन्होंने कहा कि लकी ड्रॉ निकाला जाएगा और लकी ड्रॉ अगर आपका निकल आता है तो देख लेना, आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे। इस तरीके का वो बातचीत करते हैं और उस व्यक्ति को अपनी बातों में उलझा लेते हैं और इसके लिए वो कहते हैं कि हमें करना क्या होगा। तो फिर ये कहते हैं कि आपको सिर्फ ये बताना है कि आपके घर में कितने सदस्य रहते हैं, उनकी आईडी प्रूफ आपको देनी होगी और साथ ही आपके घर पर 1 महीने में कितने मेहमान आते हैं उनके बारे में आपको जानकारी देनी है। जैसे ही झूठ का एक पुलिंदा बनाया जाता है, उस महिला का ससुर जो होता है वो इस पुलिंदे में एकदम से उलझ जाता है, फंस जाता है। घर में आने वाले जितने भी मेहमान होते हैं उनके बारे में जानकारी देता है और साथ ही घर के हर एक सदस्य के बारे में
वो न केवल जानकारी देता है बल्कि प्रूफ भी देता है कि इस घर में इतने सदस्य रहते हैं, जैसे किसी का आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या फिर कोई अन्य दस्तावेज, जिसके आधार पर ये सही साबित यहाँ पर होता है कि घर में इतने सदस्य रहते हैं। आखिरकार उस जटिल को लेने के बाद जैसे ही वो पन्ने पलट रहे होते हैं, पन्ने पलटते पलटते पता चलता है कि जिस महिला की तस्करी करने के लिए जिसका नाम आरती होता है वो वाकई में आरती होती है, जिसका एड्रेस लिखा हुआ था उरई जालोन। दरअसल ये जो आरती होती है इसके जो पिता होते हैं वो इरोई जालोन के रहने वाले होते हैं और वो कुछ समय के लिए मथुरा वृंदावन में आकर के रहना सहना शुरू कर देते हैं और वहीं से वो बालाजी दर्शन करने के लिए आए हुए थे और यहाँ दर्शन करने के बाद वापस ये मथुरा वृंदावन चले गए थे। लेकिन जब शादी होती है तो शादी के बाद इस महिला ने जो अपना एड्रेस लिखवाया हुआ था उरई जालन का लिखवाया हुआ था, जब वो कोर्ट मैरिज करती है और आखिरकार जाकर के फिर ये एसएचओ के पास जाते हैं, अजीत बड़सरा के पास, और जाकर के कहते हैं कि साहब ये रहे पूरे डॉक्यूमेंट उस घर के। अब ऐसी स्थिति में एसएचओ ने मथुरा के एसडीएफ से संपर्क किया और कहा कि तुम्हारा एक केस है, साल 2015 में हुआ था, एक महिला का मर्डर हुआ था जिसमें आपने खुलासा भी किया था और खुलासा करने के बाद आरोपियों को जेल भी भेजा था, लेकिन वो महिला मरी ही नहीं है, वो तो जिंदा है। पुलिस जब ये बात सुनती है तो पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था। एक टीम जाती है उस घर में और वहाँ जाने के बाद जब तफ्तीश दी जाती है तो उस महिला को उठाया जाता है और उसके बाद उसको गिरफ्तार किया जाता है और लेकर के थाने में आते हैं। फिर उससे पूछा जाता है कि क्या कहानी है, तब वो महिला बताती है कि 8 दिन के बाद ही उसको वहाँ पता चल जाता है कि इस घर की ज़्यादा स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए उसको लगता था जब उसने शादी करी थी इसको प्यार हुआ था, लेकिन वो प्यार नहीं था, बल्कि उसको ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर ये खुश रहेगी, उसके पास सारी सुख सुविधाएं वगैरह सब कुछ होंगी। लेकिन यहाँ आने के बाद उसे लगा कि उसको पैसे चाहिए, 50,000 रुपये चाहिए। इस तरीके से वो यहाँ पर लगातार डिमांड कर रही थी सोनू से और सोनू वो डिमांड पूरी नहीं कर पा रहा था। इसी बात को देखते हुए वो अचानक से यहाँ से लापता हो जाती है, लफ्फू चक्कर हो जाती है और कुछ दिनों के बाद यानी कि कुछ महीने के बाद वो संपर्क करती है अपने पिता से और कहती है कि मैंने वो घर छोड़ दिया है, लेकिन मैंने दूसरी शादी कर ली है। इस बात को 7-8 महीने के ज़्यादा का समय बीत जाता है जब उसने अपने पिता से संपर्क किया था, लेकिन उसका पिता फिर भी मथुरा पुलिस से संपर्क करता है और अपने बेटी के हत्या के इंजाम में अपने पहले वाले दामाद को, अपने बेटी के पहले वाले पति को जेल भिजवा देता है और बाद में अपने बेटी के संपर्क में हो जाता है। जब पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल की और जब ये घटनाक्रम लोगों के सामने पहुंचता है तो यकीन नहीं हो रहा था लोगों को, मीडिया वालों ने उन दोनों लड़कों से पूछा, सोनू गोपाल से, कि आखिरकार तुम्हें जब एक कत्ल किया ही नहीं था तो तुमने फिर ये सारा का सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर क्यों लिया, जुल्म कबूल क्यों किया। तो उसने कहा कि पुलिस ने जब 3rd डिग्री दी और बुरी तरीके से मारा था, पीटा था, बांध करके उल्टा लटका दिया था, हाथ के नाखून उखाड़ दिए थे, और जब सोनू बहुत बुरी तरीके से डर जाता है इनकाउंटर की वजह से तो आगे ज़्यादा पिटाई ना हो इसलिए उसने जुल्म कबूल कर लिया था। उसने कहा कि हमने मारा है और इस तरीके से एक मनगढ़ंत कहानी पुलिस के सामने सुनाई गई थी। और जब मनगढ़ंत कहानी सुनाई गई थी तो गोपाल को भी उसके हाँ में हाँ मिलानी पड़ जाती है और इसकी वजह से उनको न केवल उनके परिवार में इतनी फजीती होती हैं, उन्हीं के समाज से उन्हीं का समाज बहिष्कार झेलना पड़ता है। जो गोपाल उसके भाई बहनों की शादी जो होती है उनके काम बिल्कुल पूरी तरीके से एकदम ठप हो जाते हैं। 20 लाख रुपए के ज़्यादा उनके लोग कर्जे में आ जाते हैं और इस तरीके से लोग परेशान हो जाते हैं। जब इस आरती से पूछा जाता है कि तुमने आगे अपने मर्जी से दूसरी शादी कर ली थी, तब तुमने संपर्क क्यों नहीं किया, तुमने क्यों नहीं बताया कि इस तरीके से तुम्हारे वजह से, तुम्हारे लापरवाही की वजह से 2 लोगों की जिंदगियां यहाँ पर बर्बाद हो चुकी है, उनके दोनों के परिवार बर्बाद हो चुके हैं। वह आरती अपने जवाब में यहाँ पर ये कहती है कि वो दूसरी शादी के बाद अपने पति के साथ एकदम खुश थी। अगर वो बताती कि इस तरीके से उसका पहला पति जेल में है तो उसकी शादी शायद दूसरी टूट जाती, इसलिए उसने बिल्कुल कुछ नहीं कहा और खामोश रही, चुप रह जाती है। और यही वजह होती है कि उसकी खामोशी की वजह से 2 लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है।
जब ये घटनाक्रम लोगों के सामने आता है, अखबारों के माध्यम से, अखबारों में ये प्रकाशित होता है, तो लोगों को ये यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन लोगों का इस बात का भी यकीन नहीं हो पा रहा था कि गोपाल सोनू ने जिस तरीके से दिमाग से काम लिया और अपने अपनी ज़िंदगी को बचाया, वो वाकई में अपने आप में काबिल तारीफ है। वो पुलिस की जिस तरीके से यहाँ पर निंदा करी जाए, वो वाकई में बहुत ही गलत बात है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। अगर सोनू और गोपाल की तरह हिम्मत लोग जुटाएं तो शायद बड़ी से बड़ी समस्याओं का यहाँ सामना हो सकता है, सामना किया जा सकता है। इन लोगों को वाकई में सैल्यूट बनता है। दोनों ने जिस तरीके से अपने सूझबूझ से आगे की जो जिंदगी होती है वो बचा ली है। इसी तरह अगर हमारे जीवन में कोई भी ऐसा उतार चढ़ाव आता है तो हमें बहुत ही समझदारी से काम लेना चाहिए, ना कि कोई हड़बड़ाहट में काम लेना चाहिए। अगर ये उसको उस सोने की तरह ये भी वहाँ पर इसको नज़रअंदाज कर देता तो न जाने इस केस में कितने दिन तक ऐसे ही पीसते रहते। लेकिन यहाँ इन्होंने बहुत सूझबूझ से काम लिया और अपनी ज़िंदगी यहाँ पर सब ज़िंदगी ही नहीं बचाई, बल्कि अपनी जितनी भी इनकी बेइज्जती हो रही थी, ये सब कुछ यहाँ पर इसने अपने जीवन को संवार लिया। तो कोई भी मुसीबत आने से पहले सूझबूझ से काम लेना चाहिए। तो ये थी दोस्तों आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।